की रचना हुई, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, वंचितों की सरकार होगी। इस सरकार ने आने के बाद गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे कदम लिए हैं। 5 करोड़ ग्रामीण गरीबों को एलपीजी का सिलेंडर देने का लक्ष्य तय किया गया और इसमें से लगभग 2 करोड़ 60 लाख लोगों को सिलेंडर देने का काम समाप्त कर दिया गया। बीमा सुरक्षा के माध्यम से करोड़ों लोगों को बीमा की सुरक्षा चक्र दिया गया। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 7 करोड़ 64 लाख युवाओं को, बेरोजगार गरीब युवाओं को स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 10,000 से लेकर 10 लाख का लोन विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी गारंटर देने का काम किया गया है। एक देश एक कर का स्वप्न काफी समय से देश की जनता देख रही थी। सभी पार्टियों को, सभी दलों की सरकार को, सभी राज्यों को संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप साथ में लेकर जीएसटी को लागू किया गया है और आज एक देश एक कर का स्वप्न साकार हुआ दिखाई पड़ता है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया में देश को एक मजबूत इरादे वाले देश कर पहचान दी। सर्जिकल स्ट्राइक कर प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के सामने एक संदेश रखा है कि हम हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर भी है, जागरूक भी है और अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से हमें परहेज नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला सन 73 से डिमांड चली आ रही थी। किसी भी सरकार ने सीमाओं पर, बर्फीली चोटियों पर, रण के रेगिस्तान में अपनी जवानी गलाते हुए जवानों को लिए संवेदना से नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल में 1 रैंक 1 पेंशन का मामला समाप्त कर देश के फौज के जवानों के मोराल को बढ़ाने का काम किया है और उनके त्याग और बलिदान को एक प्रकार से सम्मानित करने का काम किया है। इसरो पहले भी काम करता था, आज भी काम कर रहा है। पहले 1 उपग्रह, 2 उपग्रह, 3 उपग्रह छोड़े जाते थे। एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष के अंदर स्थित कर भारत आज अंतरिक्ष की दुनिया में ग्लोबल लीडर कर उपसा है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए पिछड़ा समाज के लोग काका साहब कालेलकर रिपोर्ट से 1955 से लेकर आज तक मांग करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा सम्मान करने का काम किया है। देश के 19,000 के करीब गांवों में बिजली नहीं थी। पहले ही लाल किले के भाषण से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सन 18 के मई के तक इस सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। मुझे कहते हुए आनंद होता है कि 13,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हुआ है और मई 2018 के पहले 19,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। इस देश के गांव में जो गरीब रहते हैं, दलित रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वंचित रहते हैं, उनके घर में शौचालय नहीं है। ये पीड़ा को देश की कोई सरकार ने अब तक महसूस नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार के माध्यम से और जितने भी सरकारी उपक्रम मुनाफा करते हैं, उनके मुनाफे में से हिस्सा निकालकर शौचालय बनाने का निर्णय किया और लगभग 4.5 करोड़ शौचालय देश के गरीब के घर में बनाने का काम समाप्त हो गया। काले धन पर इस सरकार ने श्रेणीबद्ध कदम उठाकर एक कठोर प्रकार की मुहिम का आगाज किया है। सबसे पहले एसआईटी बनाई,
मॉरिशस, सिंगापुर, ये सारे रूट जहां से काला धन आता था उसको बंद कर दिए गए। उसके बाद में नोटबंदी के माध्यम से अरबों खरबों का काला धन जो धन कुबेरों के घर पे पड़ा था वो आज व्यवस्था में आया है। उसके बाद बेनामी संपत्ति का कानून बनाकर हम आए और बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कठोर कार्यवाही कर पाए, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण किया। सेल कंपनियों पर एक बहुत बड़ा अभियान लेकर उसको बंद करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात कि चुनावी राजनीति को काले धन की गिरफ्त में से छुड़ाने के लिए जो राजनीतिक दलों का चंदे लेने की मर्यादा 20,000 थी कैश की, उसको घटाकर 2,000 कर दिया गया। मैं मानता हूं मित्रों कि आजादी के बाद काले धन के लिए इतना बड़ा श्रेणीबद्ध वैज्ञानिक तरीके से कभी स्टेप्स नहीं उठाए गए। योगा दिन के माध्यम से भारत की संस्कृति और भारत के पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने किए हुए आविष्कार को पूरे विश्व में सम्मान मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक यूएन असेंबली के सामने अपील की थी और पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार कर दिया। 3 साल से 21 जून को आज पूरी दुनिया योगा दिन मना रही है और भारत की संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में ऊंचा उठा है। पेरिस जलवायु सम्मेलन के अंदर जिस प्रकार की लीड भारत सरकार ने ली, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने ली, इसके कारण जलवायु के क्षेत्र के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र के अंदर आज भारत एक वैश्विक नेतृत्व दे रहा है, ग्लोबल लीडर बनकर उठता है। जेनेरिक दवाओं के हजारों स्टोर देश भर में खोलकर उसका जाला बुनकर इस देश के गरीबों के स्वास्थ्य लाभ करने का अधिकार भी इस सरकार ने दिया है। 30% से 180% तक दवाइयों के दाम जेनेरिक दवा के कारण सस्ते हुए। जब दिल का मरीज इलाज कराने के लिए जाता था और स्टेंट के भाव सुनता था तो उसी को बेचारे को भाव सुनकर ही हार्ट अटैक आ जाता था। 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक स्टेंट की कीमत थी। आज उसके साथ नेगोशिएशन कर ज्यादा मुनाफाखोरी को रोककर 7,000 से लेकर 40,000 रुपये तक का स्टेंट कर करोड़ों गरीबों को अपने स्वास्थ्य का लाभ करने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कृषि के क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड, खाद के दाम कम करना, खाद की उपलब्धि बढ़ाना, नीम कोटेड यूरिया देना, रिलीफ की सारी पैरामीटर्स को एक्सपांड कर रिलीफ को अनेक गुना बढ़ाना, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, ई मंडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, मैं मानता हूं ऐसा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने का साहस आजादी के बाद आज तक किसी ने नहीं किया। मित्रों, जहां तक उत्तर प्रदेश का सरकार है, सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़ी थी, मगर हमारी योजनाएं और हमारी सहायता जनता तक नहीं पहुंची। राज्य में योगी सरकार, भाजपा सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और अडिगता के साथ उत्तर प्रदेश को सहायता करने के लिए आगे बढ़ी है। मैं सिर्फ 13वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग का डिफरेंस आपको सुनाना चाहता हूं। 13वां वित्त आयोग जो यूपीए सरकार को रिप्रेजेंट करता है, उसमें केंद्रीय करों में यूपी का हिस्सा था 2,80,467 करोड़ 5 साल में, और 14वां वित्त आयोग जो एनडीए की सरकार का, भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का कालखंड है, उसमें 2,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,10,000 करोड़ किया गया है, 2.5 गुना बढ़ाया गया है। मतलब 5 साल में 4,30,499 करोड़ की बढ़ोतरी करने का काम किया है। अनुदान सहायता जो पहले 24,000 करोड़ मिला करती थी, उसको बढ़ाकर 48,000 करोड़ करने का काम किया है, मतलब 2 गुना किया है।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, डिजास्टर रिलीफ फंड, उसमें 1597 करोड़ रुपया, लगभग 1600 करोड़ रुपया मिलता था। अब 2797 करोड़ मतलब 2800 करोड़ रुपया दिया है, 1.5 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई। लोकल बॉडीज ग्रांट के अंदर पहले सिर्फ 523 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया जाता था, अब लोकल बॉडी ग्रांट के अंदर 46,026 करोड़ रुपया दिया जाता है, मतलब 88 टाइम बढ़ोतरी हुई। इस सारों का योग मिला दे तो 4,77,805 करोड़ रुपया 5 साल में उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ केंद्रीय योजनाओं में मुद्रा लोन में 72 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। स्मार्ट सिटी में 571 करोड़, वाराणसी मथुरा हृदय के लिए 129 करोड़, अमृत मिशन के तहत 161 शहरों में 11,421 करोड़, गोरखपुर यूरिया प्लांट 6,000 करोड़, बनारस के 8 हाईवे 8,000 करोड़, काशी पैकेज 572 करोड़, बनारस ट्रॉमा सेंटर 150 करोड़, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट 617 करोड़, रेल विकास के लिए 36,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 168 करोड़, नमामि गंगे के लिए 3668 करोड़, गंगा सीवरेज के लिए 7,400 करोड़, लखनऊ मेट्रो के लिए 6,880 करोड़, नेशनल वाटरवे के लिए 169 करोड़, एकलव्य मेडिकल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 700 करोड़, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्य के लिए 7 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 200 करोड़, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के लिए 136 करोड़। ढेर सारे ऐसे हैं, मैं कुछ ही पढ़ता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 2100 करोड़, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 6 करोड़, आईटीडीएस योजना के लिए 1000 करोड़, सिंचाई सुविधा के लिए, बाढ़ प्रबंधन के लिए 2900 करोड़, मार्ग का चौड़ीकरण के लिए 7500 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र में सरफेस सोर्स आधारित पेयजल के लिए 2600 करोड़, नगरीय क्षेत्र में पेयजल के लिए 2300 करोड़ और बोरिंग रिचार्ज और चेक डैम के लिए 500 करोड़। कुल मिलाकर अतिरिक्त 4,77,000 करोड़ के अलावे 1,39,052 करोड़ रुपया अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को सहायता दी है। प्रधानमंत्री जनधन खाते लगभग 4.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में खुले हैं, 25 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है और उज्ज्वला योजना के तहत 59 लाख एलपीजी कनेक्शन देने का काम हो गया है और उज्ज्वल डिस्कॉम योजना के तहत 33,000 करोड़ और दे दिए गए हैं। इस सब का अगर योग करते हैं तो 6,57,219 करोड़ रुपया ये 3 वर्ष में दे दिए गए हैं। मैं पहले जो 477 बोला उसका डिवाइडेड बाय 5 कर मल्टीप्लाई बाय 3 कर 3 साल में नेट दिए गई राशि है 6,57,219 करोड़। पहले जो मिलता था इससे 2.3 टाइम ज्यादा है। यूपीए सरकार ने जो उसको दिया था उससे ज्यादा है। योगी सरकार बनने के बाद बिजली की परिस्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आप सभी महसूस करते होंगे। किसानों की ऋण माफी कर दी गई है। लगभग 38 लाख टन गेहूं की क्रय करने का काम किया है। उसमें आड़तियों को साइड में रखकर सीधा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किसान के अकाउंट में कर दिया गया है। गड्ढा भरने से लेकर बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार, इरिगेशन में बहुत सारे सुधार। गन्ना के अंदर आजादी के बाद सबसे पहली बार जो देय राशि थी उसकी 90.58% भुगतान ये 3 महीने के अंदर करने का काम समाप्त कर दिया है। यही बताता है 3 साल जो भुगतान नहीं होता था ये सपा बसपा की मिली भगत के कारण नहीं होता था चीनी मिलों के साथ। आज योगी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 90.58% गन्ना का भुगतान हो गया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ढेर सारे काम हुए हैं मगर बताने की मर्यादा है। एक योजनाओं की सूची मेरी पार्टी कार्यालय के द्वारा आपको दी जाएगी जिसमें 106 योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले नीचे तक पहुंचाई नहीं जाती थी। अब ये 106 योजनाएं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से सभी लाभार्थियों के साथ पहुंचने का एक चौक चौबंद बंदोबस्त
मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने किया है। मुझे आनंद है कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। ये 3 साल के बाद निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनकर उपसे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। उनके नेतृत्व में राजनीति में से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासुरों को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। अब आप आपके सवाल पूछ सकते हैं। यहां से एक एक नाम बोलेंगे और दूसरी बात, कोई जल्दबाजी मत करे, कोई उंगली कड़ी नहीं होगी तभी जाऊंगा मैं। आराम से रहिए आप। सभी मित्र चाहता है कि अपना नाम और अपने संस्थान का नाम बोल करके। अध्यक्ष जी, मेरा नाम नरेंद्र श्रीवास्तव है, मैं यूएनआई में हूँ। अध्यक्ष जी, आप पूरे देश के प्रवास पर निकले हैं, ये शायद 16वां राज्य है आपका। इस प्रवास के दौरान आप 2019 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या देख रहे हैं और जो भी देख रहे हैं उसका आधार क्या है? देखिए, 19 में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से, इससे भी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसमें मुझे लगता है, न केवल मुझे, देश की जनता को भी अब संशय नहीं है और उसका आधार केवल और केवल विकास और सुशासन है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल के लिए काम किया है और हमारी राज्य सरकारें, 13 राज्य सरकारें जिस प्रकार से अच्छा काम करी है, मुझे लगता है देश की जनता हमें फिर से एक बार ज्यादा प्रबलता से सेवा करने का मौका दे। मैं फ्रांसिस मिश्रा हूं, नेटवर्क 18 से। 2 सवाल है। एक तो गुजरात में जो हो रहा है, जो कांग्रेस में रायचल में टूट हुई, जिसको बैंगलोर ले गए और अब परेड करा के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल के तोड़ रही है, इस पर आप प्रतिक्रिया जाना चाहेंगे? इसमें मैं एक ही बात करना चाहता हूं, गुजरात में तो चलो ये आरोप झूठा ही झूठा सही कोई मान सकता है, बेंगलोर में क्यों कमरे में बंद करके रखे हैं? आप समझ रहे हो मेरी बात? वहां तो उनकी सरकार है भैया, वहां तो घूमने दो, बेचारे को कमरों में बंद कर क्यों रखा है? सर, एक दूसरा सवाल मैं पूछना था कि आप जब आप राज्यसभा जा रहे हैं गुजरात से, उसके बाद एक पॉलिटिकल चर्चा चल रही है कि आपको रोल रिवर्सल हो सकता है, यू कैन गो इनटू कैबिनेट। इस पर आप कुछ बोलना चाहिए? कोई सवाल नहीं है, मेरे पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व है और मैं काम से संतुष्ट भी हूं, प्रसन्न भी हूं और बड़ी तन्मयता के साथ कर रहा हूं। आप लोग धक्का मत लगाइए। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है, मैं मनीष कुमार मिश्रा हूँ, भारत समाचार। अध्यक्ष जी, एक करके सभी साहब, अध्यक्ष जी, यहाँ से जो नाम बोला जाएगा वही पूछेगा भाई। बैठ जाइए। यहाँ से जो नाम बोला जाएगा वही पूछेगा। ऐसे डिक्टेट मत करिए, वो बोलेंगे ना आपको पूछने देंगे। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपका सवाल न ले। अध्यक्ष जी, मैं मनीष कुमार मिश्रा हूँ, भारत समाचार। अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले आपके प्रवास से पहले अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया कि जो उत्तर प्रदेश में पहले हमारे ऊपर आरोप लगते थे कि हमको धन दिया जाता, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, तमाम बातें की गई, लोक कल्याण संकल्प पत्र में चीजें। लेकिन 4 महीने सरकार बने हो गए, 21 महीने मैंने एक्सप्रेस वे बना दिए, मेट्रो बना दी, ये चीजें बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आती हैं। तो क्या 21 महीने के अंदर उससे कम समय में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या वैसा ही एक्सप्रेस वे बना पाएंगे? ना अखिलेश जैसा बनाना नहीं चाहते, जिस पर गाड़ी चल सके ऐसा बनाना चाहते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ना वो एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चल रही है, ना मेट्रो चल रही है। आप आपकी पत्नी को लेकर मेट्रो में बैठकर जरा सैर लटा लगा कर आइए। ऐसी मेट्रो हम बनाना नहीं चाहते, ऐसी मेट्रो बनाना चाहते हैं जो चले। घोषणा की ये काम करना नहीं चाहते, निश्चित कॉन्क्रीट काम करना चाहते हैं। और आपको भी मालूम है कि 3 महीने में ये नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी, मैं आनंद राय, दैनिक जागरण से हूं। उत्तर भारत में आपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी है और किला मजबूत कर लिया है, लेकिन दक्षिण भारत में आप बहुत कमजोर हैं, वहां के लिए आपकी क्या योजना है? पहले उत्तर के लिए भी ऐसा कहते थे। रजत जी। मेरा नाम रजत मिश्रा है, मैं सुदर्शन न्यूज से हूँ। मेरा सवाल ये था कि पंचनिष्ठा और भगवान राम की आइडियोलॉजी पे आप लगभग 18 राज्यों में इसमें शासन कर रहे हैं। आज देश के सबसे उच्च सदन में एक पार्टी के सांसद भगवान राम को लेकर अपशब्द कहते हैं। बिहार में एक विधायक को जय श्री राम का नारा लगाने के खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई
इसको लेकर भारतीय पार्टी की कोई रणनीति है? देखिए, देश के संविधान में किसी को भी मुकदमा दर्ज करने से कोई रोक नहीं सकता। मुकदमा दर्ज करने का आपको भी अधिकार है, मुकदमा दर्ज करने वाले पर आप कर दो, वो भी दर्ज हो जाएगा। यहां किसी को कोई रोक नहीं सकता। भाई न्यायालय अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने न्याय के पैरामीटर्स के आधार पर निर्णय करता है, और ये ऐसी बातें समाचारों में घूमती, आगे नहीं बढ़ती। हाँ भाई, नाम बोलो। एक मिनट। हाँ अध्यक्ष जी, मैं विद्याशंकर राय हूँ, इंडो एशियन न्यूज सर्विस से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने 3 दिन बैठक ली है, आपने सारे कुछ गिना दिया कि इतने 1000 करोड़ हमने दिए। क्या कानून व्यवस्था को लेकर आपने कुछ सरकार को दिशा निर्देश दिया है कि 3 महीने में लगातार चर्चा हो रही है? दिशा निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। सरकार कानून और व्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ी, मगर जिस प्रकार से यूपी के अंदर प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है, उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, और बहुत दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए कि अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी कानून का ही राज होगा। शोभित मिश्रा जी, हिंदुस्तान से। है मुझे मालूम नहीं है, पार्टी ने यहाँ जो योजना बनी होगी, इन्होंने संपर्क किया होगा, तो मेरे पास ऐसी बातें नहीं आती। उत्कर्ष चतुर्वेदी, ना विजय उपाध्याय जी, दैनिक भास्कर। भाई आगे नाम बोलो। विजय उपाध्याय। हाँ, मैं अमित शाह जी कल से मैं सवाल कर रहा हूं, विजय उपाध्याय। मेरा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बोलते समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, और अगर सीबीआई जांच ठीक से होगी तो उत्तर प्रदेश से सपा और बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरफ क्या आगे और कदम बढ़ेगा, जैसे लोग इस्तीफे दे रहे हैं? और अब शिवपाल यादव की भी बात हो रही है, आ सकते हैं? नहीं, शिवपाल यादव जी का ना हमारे पास कोई प्रस्ताव है, न ऐसा कोई विचार चल रहा है। अब से आज तक सर, मैं कुमार अभिषेक हूं आज तक से। एनआईए ने कहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसकी वजह से उसका मिसयूज हो रहा है और टेरर में उसका इस्तेमाल हो रहा है। एनआईए ने भी ये भी कहा है कि इसको बंद किया जाना चाहिए। बीजेपी क्या सोचती? देखिए, इसमें बीजेपी के अकेली की सोच का सवाल नहीं है। ऐसे मामलों पर सुरक्षा एजेंसियां, सेना, जम्मू कश्मीर सरकार और सभी दलों के साथ चर्चा कर फैसले लिए जाते हैं। इसमें बीजेपी की अकेली की प्रतिक्रिया देने का औचित्य नहीं। वीरेश पांडे जी, न्यूज 24। वीरेश पांडे जी, न्यूज 24। नहीं, मैं 2 बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अपप्रचार चल रहा है, जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ज्वाइन हुए, वो चुनाव के वक्त ज्वाइन हुए, और चुनाव के वक्त ज्वाइन होने के बाद उनको जनादेश के लिए हमने जनता के समक्ष उपस्थित किया है, और जनता के जनादेश मिलने के बाद ही वो सदन में आए। हमने अखिलेश सरकार को हमारी सरकार का दुरुपयोग कर तोड़ा नहीं। चुनाव के वक्त जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते, 5 साल की उनकी सरकार का आकलन कर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते, तो उनको अधिकार है कि चुनाव के पहले कोई नया दल तय करे, और वो दल के अंदर ही, वो दल के नाम से जनता के बीच में जाए। ये 2 चीजों में फर्क है। इंदिरा गांधी पैटर्न नहीं है भैया।
समझ में आ रहा है ना आपको? सभी हैदर जी के न्यूज से, सभी हैदर जी के न्यूज। बिहार में हमने कोई दल नहीं तोड़ा है भाई। हमने अध्यक्ष जी, एक सेकंड, हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? अध्यक्ष जी, वो उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दिया, उन्होंने भी किसी को नहीं निकाला है। अध्यक्ष जी, मेरा नाम शबी भाई हैदर है। मेरा आपसे एक सवाल है। साथी ने पूछा कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी है आप उनको रिटर्न गिफ्ट क्या करेंगे? जिन लोगों ने एमएलसी पद छोड़ा है वो आप रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे? और एक चीज और है, भैया, ये जो रास्ते का माल सस्ते में आप उठा रहे हैं, इससे आपका पार्टी विद द डिफरेंस का जो नारा है वो कितना प्रभावी हो रहा है? आपका जो सवाल है ना रिटर्न गिफ्ट का, आप ढूंढते रह जाना, ये हमारी पार्टी की डिक्शनरी में नहीं होता है। अनामिका जी एक जन से, अनामिका जी। अमित सर, आप 3 दिन से मंथन कर रहे हैं सरकार में, संगठन में, कार्यकर्ताओं से आपने बहुत बताया भी है, बात की है, और क्या कुछ बदलाव भी हुई है संगठन और सरकार में? की चर्चा है कि कैसे विस्तार हो सकता है, साथ ही साथ में प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर कोई ऐलान? सूत्र रूप से संगठनात्मक रिव्यू के लिए बैठक थी, इस प्रकार के फैसलों के लिए बैठक थी। प्रभात त्रिपाठी। आप जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उन राज्यों में भगवाकरण हो रहा है। ये हो रहा है कि अमित शाह जी जहां जा रहे हैं वहां पार्टियां टूट रही हैं। अभी साथी ने सवाल कर दिया, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है, इधर आप कल एक मिनट, मैं केरल जाकर आया, क्या टूटा? नहीं, अरे सुनो भाई, मैं तेलंगाना जाकर आया, क्या टूटा? मेरी आप पूरे सवाल अरे सुनो तो आप सुनो ना, मगर मैं उड़ीसा जाकर आया, क्या टूटा? मैं अरे सुनो भाई, हिमाचल जाकर आया, क्या टूटा? जम्मू कश्मीर जाकर, सवाल में जवाब ही तो दे रहा हूँ। आप कह रहे हो जहां जहां जाते हो वहां पक्ष में बात कर रहा हूँ। अरे मगर आप 16 राज्यों में 18 नहीं, ये मेरे पक्ष में नहीं है। अरे आप पहले मेरा जवाब सोनू यादव क्या गए? नहीं, कल आप एक कार्यकर्ता सोनू यादव क्या गए? एक नई राजनीति का ये हो रहा है कि आप दलित कैडर पे आप सेल लगा रहे हैं, अब आप बैकवर्ड में सेल लगा रहे हैं। तो ये हुआ कि अमित शाह आए, सोनू यादव मैं बता दूं, यादव पर्वत मैं दलित के वहां गया, वो भी हमारा कार्यकर्ता है। मैं कल सोनू यादव के गया, वो भी हमारा कार्यकर्ता है। इसमें ज्यादा राजनीतिक अर्थ मत लगाइए। मैं मेरे कार्यकर्ता के बूथ के कार्यकर्ता के वहां भोजन पे जाता हूं, स्थानीय पार्टी इसको तय करती। अध्यक्ष जी, मैं प्रेम जी नवभारत टाइम्स से। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये था कि आपने बताया कि सरकार ब्लैक मनी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और आपने तमाम गतिविधियों का ब्यौरा भी दिया। पनामा गेट का मामला बहुत चर्चित हुआ था पूरी दुनिया में। उसमें पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को अयोग्य भी करार दिया गया है। भारत नाम आए हैं पनामा मामले, पार्टी से भी जुड़े हुए लोग, इन मामलों में कब तक प्रभावी कार्रवाई होगी? देखिए, जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, एक भी व्यक्ति नहीं, मैं स्पष्टता करूं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पनामा में जितने भी नाम आए थे, न सिर्फ केवल पनामा, जितनी सूचना प्राप्त हुई थी, सर्वोच्च अदालत ने एक ऑर्डर दिया था। 2 सर्वोच्च अदालत का जज का एक कमेटी बनाया है, वो कमेटी को ये मामले दे दिया जाए। हमारी सरकार बनने के पहले ही कैबिनेट में कमेटी गठित कर 76वें दिन पर ये सारे मामले वो एसआईटी को दे दिए गए हैं और एसआईटी इसका संज्ञान लेकर एक के बाद एक कदम उठा। नीलांशु जी रिपब्लिक से। अमित शाह जी, मैं इधर हूँ, नीलांशु शुक्ला रिपब्लिक टीवी से। अमित शाह जी, सर मैं इधर हूँ, नीलांशु रिपब्लिक टीवी से। हाँ बोलिए सर, मेरा सवाल ये है कि वो कोर्ट मामले में जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे स्टैन लिंडस्ट्रॉम, उन्होंने हमें रिपब्लिक को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला था कि जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी को लगता है ओपन करके एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन। नहीं, मुझे लगने का कोई सवाल नहीं। इसमें बहुत सारी जांच एजेंसियां भी काम कर रही है, न्यायालय भी है, वो अपने स्तर पर उचित फैसला। जी
एक अगर है तो जरूर सोचिए। और दूसरा जेनरिक दवाइयों का जहां तक सवाल है, सरकार ने कभी नहीं कहा कि जेनरिक दवाई आने के बाद बाकी दवाइयां बंद हो जाएगी। जेनरिक दवाइयों की अलग दुकानें खुली हुई है जहां 100% जेनरिक दवाइयां मिलती है और वो स्टोर पर सारी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध है। और तीसरी बात, अगर कहीं कमी है भी तो एक नई व्यवस्था है, एक अच्छी शुरुआत करी है। कमियां है तो इसका रिव्यू करके उसको और स्ट्रेंथ करेंगे, मगर जेनरिक स्टोर अलग खुले हैं, वहां ज्यादातर रोजमर्रा की दवाएं उपलब्ध है। प्राइम न्यूज से सर, मैं अभिषेक मिश्रा हूं, प्राइम न्यूज से। आपने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे और उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन देखने को मिले जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था कि 10 दिन से ज्यादा का हमारे पास गोला बारूद नहीं है जंग के लिए। अरुण जी ने रिएक्शन देकर इसको खारिज कर दिया सर, लेकिन लगातार चाइना आके तरे रहा है, उसके लिए कुछ सोच। अरे भाई, ये सोच प्रेस वार्ता में होगी क्या? अरुण जी ने जो सीएजी का जो रिपोर्ट आया था, अरुण जी ने सदन के अंदर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, अरे भाई सुनो ना, किस तरह से कंडक्ट करे हो? अरुण जी ने एक अधिकृत बयान राज्यसभा में देकर इसको स्थिति को राज्यसभा के सामने स्पष्ट कर दिया। रंजना जी टीवी से। सर, मैं रंजना हूँ ईटीवी से। आप संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, 16वां स्टेट है, तीसरा दिन है आज आपका। संगठन को लेकर के, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं, क्या उससे भी आपने कुछ मंथन किया? बहुत मंथन चला आपका। उसमें ऐसी बड़ी बैठकों में चर्चा नहीं हो रही, मगर जरूर चर्चा हो रही है। नया अध्यक्ष तय होते ही केशव जी पूर्ण समय सरकार का काम करें। अध्यक्ष जी, मैं एपीएन न्यूज चैनल में हूँ। मेरी ये मांग है कि संत समाज की भाजपा पर बड़ी कृपा रही है और संत समाज की एक बड़ी मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से केंद्र में सरकार आई है, तो क्या गौ मंत्रालय बनाने पर विचार कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ है? बहुत सारी दरखास्तें हैं, इस पर विचार चल ही रहा है। सचिन मुदगल जी, अमर उजाला से। सर, मैं सचिन हूँ, अमर उजाला से। सर, योगी और नियत को शक नहीं है। सर, योगी सरकार की नीति और नियत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन आपके कार्यकर्ता, विधायक और सांसद वो 3 महीने की सरकार में असंतोष जाहिर कर रहे हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शिकायतें कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव आते आते सब ठीक हो जाए। धन्यवाद मित्रों। नरेंद्र जी सवाल हो चुके। बैठो पूछो भाई। एक सेकंड, अरे एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, किसने कहा? मगर जिसने सवाल नहीं पूछा है वो लोग एक एक करके हाथ खड़ा करे, सबको मौका दे। चलिए। भट्टी बोलिए। अमित शाह जी, मैं आरसी भट्ट हूँ, एडिटर हूँ न्यूज वर्ल्ड टीवी चैनल में। अभी आपने केंद्र सरकार की भी तमाम उपलब्धियां और तमाम उनकी योजनाओं का आपने अभी बखान किया है, बताया है, लेकिन बेरोजगारी देश में एक बड़ा मुद्दा है और 3 साल की सरकार केंद्र की ज्यादा हो गई और 3 माह की सरकार, एक उसमें युवाओं के जो करोड़ों युवाओं जो है इस समय बेरोजगार हैं, उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं प्रदेश में। मैंने कहा आपका शायद ध्यान नहीं रहा। अरे सुनिए पीछे भाई, आपका ध्यान नहीं रहा। 7 करोड़ 64 लाख बेरोजगार युवाओं को मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन देकर स्वरोजगार का काम करने के लिए मौका दिया गया। 7 करोड़ 64 लाख। शायद आजादी के बाद 3 साल में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। एक दूसरा, स्किल डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजों से स्वरोजगारी की दिशा में इनको आगे बढ़ा रहे हैं। स्टैंड अप योजना के माध्यम से बहुत सारे दलित और आदिवासी युवाओं को लोन देने का काम चल रहा है। स्टार्टअप योजना के माध्यम से टेक्नोक्रेट युवाओं को भी जॉब क्रिएटर बनाने की दिशा में बहुत बड़ी काम चल रही है और अच्छा सफल काम चल रहा है। भाई, आप नौकरी और रोजगार दो अलग कर लो। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं।
अमित जी, मैं अभिनव पांडे हूँ, नेशनल वॉइस टीवी चैनल से। मेरा 2 सवाल है। एक तो क्या 3 महीने के जो सरकार के कामकाज है उनसे क्या आप संतुष्ट होकर जा रहे हैं? दूसरा हाँ जी संतुष्ट हूँ। विजय मिश्रा जी, इंडिया न्यूज से। मैं मगर संतुष्ट हूँ। अमित जी इधर अमित जी आपने किसको कहा भाई? एक सवाल बस। मैंने विजय मिश्रा। जी सर, विजय मिश्रा। मैं विजय मिश्रा हूँ, इंडिया न्यूज से। जी अमित जी, एक सवाल है। अभी आपने कहा कि लगातार शेयर मार्केट 3 साल की सरकार में ऊपर गया है, रुपए भी काफी मजबूत है, लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जाए 3 सालों में भी रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले काफी गिरी है। ये स्थिति कब तक सुधरेगी? उसमें भी काफी विगत 7 माह में काफी बदल आया है। रुपया ने कंसोलिडेट किया है और धीरे धीरे जैसे ही स्थितियां सुधरेगी अपने आप कंसोलिडेट हो जाएगा। दिनेश मिश्रा जी, भास्कर आपका हो गया भैया। हेलो, हाँ अमित जी, मैं दिनेश मिश्रा हूँ, दैनिक भास्कर.com से। 2014 के इलेक्शन में जब चुनाव हो रहे थे तो आपने भी बहुत चर्चित मुद्दा था कि राम मंदिर बनाएंगे। फिर 17 का चुनाव आया, एक संकल्प पत्र में आपने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे। अब सरकार आ रही है तो क्या 2019 में भी यही मुद्दा बना रहेगा? देखिए, जब से विवादित ढांचा गिरा तब से सातत्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर एक बात लिखी गई है कि हम कानूनी तरीके से राम मंदिर वहां पर बनाएंगे। कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बनेगा या तो संवाद से, सातत्यपूर्ण तरीके से। हमारे स्टैंड में कोई बदल कभी नहीं। मनोज सामना जी, योगी जी ने भी कहा है। हम नहीं बना सकते भैया कमेटी ऐसी। मनोज जी पूछिए, सवाल पूछिए। हम हाईकोर्ट की टिप्पणी का सम्मान करते हैं, इस पर पुनः विचार करेंगे। रुचि जी, इंडिया न्यूज से। इंडिया टीवी। रुचि जी बोलो भाई। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और जनता दल यू का कहना है कि गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन करेंगे, तो इसका क्या असर पड़ेगा? थोड़े दिन राह देखिए चुनाव तक। अभिषेक मिश्रा जी, लाइव टुडे से। दूसरा सवाल ये है मेरा कि नीतीश कुमार को जो सफाई को लेकर मुहिम है वो छिड़ी हुई है, लगातार वो लोग आह्वान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कंपनियों को काम मिलना चाहिए था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, सफाई अभी भी नहीं हो रही है। लखनऊ राजधानी की आप जाएंगे तो कूड़ा दिखेगा, हालांकि आपके प्रोटोकॉल के पहले सफाई हो जाती है, आम जनता को सफाई नहीं मिलती। नहीं, उसको और सुदृढ़ करना चाहिए। न्यूज नेशन से अमित जी, मैं रतीश द्विवेदी न्यूज नेशन से। अमित जी डोकलम को लेकर के चाइना जो है वो लगातार सख्त बयान दे रहा है, सख्त रवैया अपनाए हुए है। चाइना को लेकर के पीएम का भी बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई कुछ सुना ही नहीं पता कैसे। चाइना को लेकर, डोकलम को लेकर के चाइना के लगातार सख्त बयान आ रहे हैं। भारत सरकार भी इस पर बयान दे रही है, लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का बयान आया है, जिस तरीके से देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते चाइना को जो सामान है उस तरीके से बहिष्कार करने की बात भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। आप इसको मिस इंटरप्रिट मत करो। उदित माथुर जी, मेरा सवाल ये है कि पिछले दिनों जो लॉ एंड ऑर्डर आपको विरासत से मिला उसको लेके आप लोग बहुत मुखर विरोध करते रहे और हम लोगों के सामने एक ऐसा जघन्य अपराध आया जिसको लेकर के आपकी पूरी पार्टी विरोध करती रही। शाहजहांपुर में एक जर्नलिस्ट को जिंदा जला दिया गया।
है, उस फ्रंट पे कुछ नहीं हुआ। चलिए, आज योगी जी बैठे संज्ञान लेकर, अगर नहीं हुआ है तो करेंगे। मुझे भरोसा है कुछ न कुछ तो हुआ होगा, अगर वो देखेंगे, देख लेंगे। अध्यक्ष जी एक सवाल है हम लोग का। आप केंद्र की नीतियों के बारे में बात करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो रही है, लेकिन एक सूचना प्रसारण मंत्रालय डीएपी जो है ऐसी नीति लागू करती है जिससे कि हजारों लाखों पत्रकार बेरोजगार हो जाएंगे और उसने अखबारों को बंदी के कगार पा जाएंगे। सारे अखबार बंदी के कगार पा कुछ लीक कर दे दो, मैं मुझे मालूम नहीं है। चलो, तो इसके साथ समाप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, जलपान की बाहर जलपान की व्यवस्था है। सभी पत्रकार मित्रों से आग्रह को जलपान करके जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।